नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजर्व पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट परफेक्ट शॉट, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ने की पूरी अवस्था में होंगे, और होंगे भी क्यों ना, एग्जाम चल रहे हैं, अब तो कोई उपाय हमारे पास बचा नहीं है। तो बच्चों, जैसे ही अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस अपने आप में बहुत ज़्यादा है, ना केवल 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, वरन आप अपने चारों तरफ जहाँ पर भी निगाहें घुमाएंगे तो आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम टॉपिक देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अक्सर करके बच्चे जब कभी भी ये चैप्टर सामने आता है तो बहुत सारे फॉर्मूलेज इसमें होते हैं और उनसे लेकर वो घबरा जाते हैं, है ना। तो आज हम इस पूरे चैप्टर के बिल्कुल तार तार निकाल कर पढ़ने वाले हैं, और दम है तो भूल कर दिखा देना, ठीक है। इसी जज्बे के साथ चालू करेंगे हम लोग हमारा आज का ये चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और देखेंगे कि कैसे यहाँ पर 3D फिगर्स की सारी चीजें, चाहे वो कर्व सरफेस एरिया हो, लेटरल सरफेस एरिया हो, टोटल सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया, या किसी भी प्रकार का सरफेस एरिया हो, या वॉल्यूम हो, या कैपेसिटी हो, इन सब के बीच में कैसे हम लोग खेलने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करें, चलिए देखते हैं जरा। तो सबसे पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं, क्या है इस चैप्टर में, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। एक पूरी हायरार्की बनाकर हम आगे बढ़ेंगे, है ना बच्चों। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज हम लोग ले लेते हैं, है ना, कि क्या हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले बच्चों, जब कभी भी अगर मैं आपसे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात करूं तो मैं इसको बात को मुझे अश्योर कर लेना ज़रूरी है कि क्या आप लोग 2D फिगर्स के बारे में जानते हैं, और जानते भी हैं तो कितना जानते हैं और क्या क्या जानना ज़रूरी है। इन सब बातों पर हम लोग फोकस कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग 2 डायमेंशनल फिगर्स की। 2 डायमेंशनल फिगर्स की, है ना। तो बच्चों, 2 डायमेंशनल फिगर्स क्या होते हैं, जैसा कि आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़े हैं, चाहे वो सर्कल हो, ट्राइंगल हो, रेक्टेंगल हो, या फिर हमारे पास स्क्वायर्स हो, है ना। ये जो तमाम फिगर्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं 2 डायमेंशनल फिगर्स। और जब कभी भी 2 डायमेंशनल फिगर की बात होती है तो किन चीजों का जिक्र किया जाता है बच्चों, तो या तो हमसे पेरीमीटर के बारे में बोला जाता है, और यहीं जब कोई सर्कुलर चीजें या कर्व वाली चीजें आती हैं तो उसमें ये टर्म जुड़ जाता है सरकमफेरेंस, है ना। दोनों ही टर्म में आमतौर पर एक ही है, बट मैथमेटिकली थोड़ा सा डिफरेंस इसमें आ जाता है कि जब कभी भी कोई भी कर्व वाली चीज है, जैसे कि सर्कल है, तो हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं सरकमफेरेंस, और जहां कहीं पर भी साइड्स वाली लेटरल वाले फिगर्स हैं तो उनके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं पेरीमीटर। हालांकि दोनों का मतलब भी यही होता है कि सरकमफेरेंस या पेरीमीटर, दोनों का मतलब आउटर बाउंड्री की लेंथ होती है, ठीक है। और दूसरी चीज, इस आउटर बाउंड्री के अंदर जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसको हम लोग प्यार से बोल देते हैं एरिया। क्लियर है इतनी बात। तो चलिए जल्दी से फटाफट हम लोग देख भी लेते हैं, जल्दी से फटाफट हम लोग देख भी लेते हैं कि क्या क्या चीजें इनके अंदर होती हैं, या क्या क्या इनके सरकमफेरेंस या पेरीमीटर होते हैं। तो चलिए सबसे पहले अगर हम इसके सरकमफेरेंस की बात कर लें बच्चों तो ये होता है 2πr, है ना। और यदि अगर हम इसके एरिया की बात कर लें तो बच्चों ये होता है πr²। अगर हम इसके पेरीमीटर की बात कर लें तो सम ऑफ ऑल साइड्स, दैट मींस a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और एरिया की बात कर लें तो बच्चों 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। इसी तरीके से जब हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो बच्चों ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और एरिया की बात कर लें हम लोग तो ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है बच्चों, सम ऑफ ऑल साइड्स, दैट मींस 4 है, क्योंकि इसकी चारों साइड्स आपस में बराबर होती है ना। और एरिया की बात कर लें, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डायमेंशंस, यानी कि ए इंटू ए। आमतौर पर इनके पास 2 डायमेंशंस होते हैं, आइदर इट इज लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट, या फिर हाइट लेंथ भी हो सकता है ना। तो इसीलिए हम लोग इनको 2 डायमेंशनल फिगर्स बोलते हैं बच्चों। इन सारी चीजों का हमारे आगे आने वाले सेगमेंट में यूजेज होगा, इसीलिए उम्मीद करता हूं कि ये तो आपको पहले से मालूम भी होगा, और नहीं भी मालूम है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अब यहीं से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ 3 डायमेंशन फिगर्स की, है ना। तो जब कभी भी हम लोगों ने 3 डायमेंशन फिगर की बात करी तो बच्चों देखिए जरा, यही सारी चीजें
3 डायमेंशन में कैसे कन्वर्ट हो जाती हैं। सर्कल बन जाता है स्फीयर, है ना, यानी कि अगर मैं समझाने के लिए आपसे बोलूं तो सिक्का बन जाता है गेंद, बॉल, है ना। ये जो कोन है या ट्राइंगल है, ट्राइंगल बन जाता है कैप यानी कि कोन, ठीक है। रेक्टेंगल बन जाता है हमारे पास क्यूबॉइड, ठीक है। और स्क्वायर बन जाता है क्यूब, ठीक है। और भी हमारे पास फिगर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, उसमें से एक है हमारे पास सिलेंडर। और यदि अगर हम स्पेयर को ही आधा कर लें या फिर लेमन को बीच से कट कर दें तो हमें मिलता है हेमिस्फीयर। मैं उम्मीद करूं कि इन सारे टर्म से आप लोग फेमिलियर होंगे, और नहीं भी हैं तो इस क्लास के बाद तो पूरी तरीके से हो ही जाएंगे, है ना। तो बात कर लें इनके नामों की, इनके नामकरण कर दें। ये है बच्चों स्फीयर, इसको बोलते हैं हम लोग कोन। ये है हमारे पास क्यूबॉइड, ये है बच्चों क्यूब, ये है हमारे पास सिलेंडर, और ये है बच्चों स्फीयर का आधा भाग यानी कि हेमिस्फीयर। क्लियर है बात? अरे जल्दी से बता दो, क्या इतनी बात क्लियर सभी को? तो बच्चों अब यहाँ पर हमसे इन सब फिगर्स के बारे में क्या पूछा जाता है, तो चलिए सबसे पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। यदि अगर हम 3 डायमेंशन फिगर्स की बात करें बच्चों, तो 3 डायमेंशन फिगर्स के केस में हमसे पूछा जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, और इसी को हम लोग लेटरल सरफेस एरिया भी बोल देते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। दूसरी चीज हम लोग बात करते हैं, दूसरी बात हम लोग करते हैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं बच्चों होल सरफेस एरिया, ठीक है। और हम बात करें वॉल्यूम की, या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं कैपेसिटी, कैपेसिटी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये तीनों टर्म्स होती क्या है ना। तो बच्चों सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो ये ठीक उसी तरीके से है, इन दोनों को भी नाम तो जैसे कि हमारे पास अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग एक ही होता है, बस ठीक उसी तरीके से जैसे हम लोग कर्व वाले शेप में सरकमफेरेंस यूज कर लेते थे और साइड्स वाले शेप के लिए पेरीमीटर यूज करते थे, ये भी कुछ वैसा ही है ना। लेकिन इसका मतलब क्या होता है इसको जरा ध्यान से समझना। किसी भी 3 डायमेंशन फिगर का जो सराउंडिंग का एरिया होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग इस समय जिस भी कमरे में बैठकर ये देख रहे होंगे, तो उस कमरे के आसपास 4 दीवारें होंगी, उन 4 दीवारों का एरिया जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, एक्सेप्ट टॉप एंड बॉटम, टॉप और बॉटम को हटाकर। क्लियर है बात? तो कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है किसी भी 3 डायमेंशनल फिगर्स के सराउंडिंग का एरिया, है ना। जैसे अगर मैं सिलेंडर की बात कर लूं तो जो सिलेंडर का सराउंडिंग है उसका जो एरिया है वो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया। कोन की अगर मैं बात कर लूं तो कोन का जो सराउंडिंग का एरिया है वो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना। जैसे ही इस कर्व्ड सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम भी इंक्लूड हो जाता है, इसको हम लोग बोलने लगते हैं टोटल सरफेस एरिया या फिर होल सरफेस एरिया। क्लियर है इतनी बात? तो बढ़ जाऊं मैं तीसरी टर्म पर। तीसरी टर्म है जो है हमारे पास वॉल्यूम, वॉल्यूम या फिर कैपेसिटी। तो बच्चों मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, दुनिया जहान के तमाम 3 डायमेंशनल फिगर्स बनाते वक्त इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जा सकता है कि उसकी अधिकतम क्षमता कितनी होगी। फॉर एग्जाम्पल आपके क्लासरूम हो, आपके गांव में बने हुए वेयर हाउस हो, या फिर आपकी पानी की बॉटल ही क्यों ना हो, जब कभी भी उसको डिजाइन किया गया होगा तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा गया होगा कि आपकी क्लासरूम में मैक्सिमम कितने बच्चे बैठ सकते हैं, या आपके गांव में बने हुए वेयर हाउस के अंदर कितना अनाज रखा जा सकता है, आपकी पानी की बोतल के अंदर कितना पानी आ सकता है। तो ये जो उन 3 डायमेंशनल फिगर्स की अधिकतम क्षमता जो होती है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग उसका वॉल्यूम, है ना बच्चों। तो आमतौर पर 10th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें ये 6 3 डायमेंशनल फिगर्स पढ़ने हैं, और इन 6 3 डायमेंशनल फिगर्स के ये 3-3 फॉर्मूले, यानी कि कुल मिलाकर 18 फॉर्मूले यहाँ पर होते हैं, और 2-4 और एडिशनल इसमें जुड़ जाते हैं।
तो कुल मिलाकर 20-25 फॉर्मूले यहाँ पर पढ़ने पड़ते हैं। जैसे ही ये हमारे सिलेबस में आता है और बच्चों की सांसें फूलने लगती हैं कि सर इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद रखेंगे, पर मैं दावे के साथ कहूँगा कि एक बार ये क्लास अटेंड करने के बाद एक भी फॉर्मूला आप भूल कर दिखा दो, है ना, नहीं भूल पाओगे। ठीक है, ठीक है, तो रेडी हैं? एक एक करके हम सारे फॉर्मूलोज को पढ़ेंगे। बस आप लोगों को कुछ बेसिक सा ज्ञान रखना है ना, कुछ बेसिक सा ज्ञान रखना है कि सर्कल का सरकमफेरेंस या एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया पेरीमीटर क्या होता है, स्क्वायर का एरिया पेरीमीटर क्या होता है, क्योंकि इन सारी चीजों का यूजेज यहाँ पर होगा और इतनी तो बात आप लोग ठीक ठीक तरीके से समझते ही होंगे। तो चलिए करते हैं ऑपरेशन एक एक करके सारे फिगर्स का, है ना। तो सबसे पहले बच्चों मैं यहाँ पर ले रहा हूँ क्यूबॉइड, है ना। और क्यूबॉइड जो है बच्चों को कुछ ऐसा होता है, इसके अंदर 6 फेजेस होती हैं और सारी की सारी फेजेस रेक्टेंगल शेप की होती हैं, ठीक है। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। चलिए तो देखिए जरा ध्यान से, सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं बच्चों के इसके 3 डायमेंशंस कहाँ पर हैं, ये रहे, ये रहे और ये रहे। आप इसको कह दें लेंथ, ये है ब्रेथ और ये रही इसकी हाइट। अगर आप लोगों को ठीक ठीक तरीके से इसको प्रैक्टिकली देखना है कि ये 3 डायमेंशंस दिखते कैसे हैं, तो आप अपने रूम का कोई भी कॉर्नर उठाकर देख लें, तो आपको दिखाई देगी कि ये ऊपर जाती हुई इसकी हाइट है, ये साइड में जाती हुई इसकी लेंथ है, ये साइड में जाती हुई इसकी ब्रेथ है ना। तो अब जब बच्चों मैं बात करूं इसके लेटरल सरफेस एरिया की, है ना, अब जब मैं बात करूं इसके लेटरल सरफेस एरिया की, है ना, अब चूंकि हम लोग मैथ्स ठीक ठीक तरीके से पढ़ रहे हैं तो हमें टेक्निकली ये भी मालूम होना चाहिए कि कहाँ शब्द लेटरल यूज करना है और कहाँ पर कर्व्ड यूज करना है। तो जितने भी हमारे कर्व वाले शेप है ना, जैसे कोन है, सिलेंडर है, तो इनके लिए हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया यूज करेंगे। और जितने भी साइड वाले फिगर हैं, क्यूबॉइड है, क्यूब है, इनके लिए हम लोग लेटरल सरफेस एरिया टर्म यूज करेंगे, ठीक है, ठीक है। हालांकि आप कर्व भी यूज कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेटरल सरफेस एरिया, है ना, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, ठीक। तो लेटरल सरफेस एरिया की बात जब मैंने आप लोगों से करी, लेटरल सरफेस एरिया की बात जब मैंने आप लोगों से करी, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि आजू बाजू में बनी 4 दीवारों का एरिया मुझे निकालना है ना। तो मैं इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करूं, ये रही पहली दीवार और एक इसके सामने वाली, ये रही एक पीछे वाली दीवार 2 और एक इसके सामने वाली। तो मैं इन 2 दीवारों का एरिया अगर निकाल पाया तो उसी में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि जैसे सपोज मान लीजिए कि ये मेरी पीछे वाली वॉल है ना, इसका जितना एरिया है उतना ही तो इसके सामने वाली वॉल का होगा। ये मेरे बाजू वाली जो वॉल है इतना ही एरिया इसके सामने का होगा, यानी कि मुझे 2 वॉल का एरिया निकालना है और दोनों में 2 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो 4 वॉल्स का एरिया आ जाएगा और कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है ये, है ना। देखिए जरा यहाँ पर ध्यान से, अगर मैं नंबर 1 वॉल की बात करूं तो इसके पास 2 डायमेंशन कौन से दिखाई दे रहे हैं आपको, ध्यान से देखिए जरा, ब्रेथ और हाइट। तो इसका एरिया कितना हो गया, ब्रेथ इनटू हाइट। इसी में मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो इसके सामने वाली वॉल का एरिया आ गया, हो गई मेरे पास 2 दीवारों का एरिया। चलिए बात करते हैं हम लोग दूसरे नंबर की दीवार का। तो दूसरे नंबर की दीवार के पास 2 डायमेंशंस कौन से हैं, लेंथ और हाइट, ठीक है। कौन से हैं 2 डायमेंशंस, लेंथ और हाइट। तो इसका एरिया कितना हो गया, लेंथ इंटू हाइट, और इसमें भी मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 दीवारें ये, 2 दीवारें ये, हो गई मिलाकर 4 दीवारें। तो मैंने इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। अब बच्चे इसको रटते रहते हैं, है ना, कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। तो अब बच्चों आज के बाद आप अगर कभी इस फॉर्मूले को भूल भी गए तो आप खुद से बना लोगे, है ना, खुद से इसका फॉर्मूला डिराइव कर लोगे। चलिए देखिए जरा, दूसरी बात हम लोग करेंगे, टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया। अच्छा मैं एक चीज और बताते जाऊं क्या, अब मैं इन सारी चीजों को शॉर्ट में ही डिस्कस करूंगा, है ना, इसको मैं बोलूंगा LSA, है ना, और इसी का अगर कोई कर्व्ड वाला पार्ट आएगा तो मैं इसको बोलूंगा CSA। ये है टोटल सरफेस एरिया और अब मैं इसको शॉर्ट में TSA बोलूंगा, ठीक है। अब मैं अगले फिगर में सब काम शॉर्ट में करूंगा, ठीक। तो TSA ऑफ क्यूबॉइड यानी कि मुझे 6 दीवारों का एरिया निकालना, ये 4 तो आजू बाजू की, है ना, और एक ऊपर एक नीचे, है ना, तो ये 6 दीवारें होंगी। तो एक बात तो क्लियर है
कि ये 4 दीवारें जो थी हमने पहले निकाली ये तो एज इट इज रहेंगी, 2 ब्रेथ इंटू हाइट प्लस 2 लेंथ इंटू हाइट, है ना, लेंथ इंटू हाइट। अब 2 दीवारों का और एरिया निकालना है तो मैंने पहले से ही इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो बच्चों अब जरा ध्यान से देखो, ये तीसरी दीवार कौन सी होगी, बेस, नीचे वाली, और इसके पास 2 डायमेंशंस कौन से दिखाई दे रहे हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। बेस का एरिया कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो देखो ना जरा ध्यान से, 2 2 2 हो गई 6 दीवारें। अब ये किताबों में कुछ ऐसा लिखा होता है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, है ना। अब भूल कर बताओ कभी, कहने लगे भूल जाते हैं, है ना। अब कभी नहीं भूल पाओगे, और भूल भी गए तो भैया समझा दोगे कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से था। ठीक है, बात कर लें वॉल्यूम की, बात कर लें क्या वॉल्यूम की। अच्छा बच्चों, एक चीज अगर आप लोगों ने बहुत ध्यान से समझ ली तो अगले फिगर के फॉर्मूले ना आप लोग खुद से बता दो तो कहना, ठीक है। देखिए जरा वॉल्यूम, ये है हमारे पास सिमेट्रिक फिगर। आप कहोगे सर ये क्या भला है, तो सिमेट्रिक फिगर क्या होते हैं, तो सिमेट्रिक फिगर बच्चों ऐसे फिगर्स होते हैं जिनका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही तरीके से डिवीजन इक्वली हो जाता है। कहने लगे सर क्या गणित पढ़ा रहे हो यार, है ना। चलो लो देखो, तो मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। ये है मेरे पास एक क्यूबॉइड, ये है मेरे पास एक क्यूबॉइड। क्या मैं इस क्यूबॉइड को, क्या मैं इस क्यूबॉइड को ऐसे डिवाइड कर सकता हूँ 2 इक्वल पार्ट्स में, और ऐसे भी मैं इक्वल डिवाइड में 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर सकता हूँ। तो ऐसे फिगर्स जो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इक्वली डिवाइड हो जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक फिगर। चलिए और बता देता हूँ जरा, जैसे सपोज मान लीजिए ये है सिलेंडर, ये ऐसे भी इक्वली डिवाइड हो जाएगा, ऐसे भी इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ये है मेरे पास एक क्यूब, है ना, ये है मेरे पास एक क्यूब, और ये भी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली डिवाइड हो जाएगा। तो जो फिगर सिमेट्रिक होते हैं यानी कि जो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इक्वली डिवाइड हो जाते हैं, तो कहोगे सर कौन से फिगर नहीं डिवाइड होते हैं, तो ये देखिए जरा, मैं यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम और बनाकर बता देता हूँ। जैसे सपोज मान लीजिए ये है कोन, तो बच्चों ये ऐसे तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, पर क्या ऐसे इक्वली डिवाइड होगा, तो कोन इज नॉट अ सिमेट्रिक फिगर। अब बात करते हैं कि सिमेट्रिक फिगर समझा क्यों रहे हो, तो बच्चों यहाँ पर 3 डायमेंशनल फिगर में जितने भी फिगर सिमेट्रिक होते हैं ना, उसका वॉल्यूम तो आप आंख बंद करके भी बता सकते हो। कैसे, जब कभी भी आपको किसी भी 3 डायमेंशनल फिगर सिमेट्रिक फिगर का वॉल्यूम निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना होता, उसका बेस देखो, बेस का एरिया अभी अभी हमने देखा है, बेस का एरिया कितना था, लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसमें सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना होता है उसकी हाइट का, है ना, यानी कि बेस का एरिया इंटू हाइट। अभी मजा नहीं आया, है ना, अभी मजा नहीं आया। कहने लगे सर सिलेंडर का भी बताओ, तो देखो जरा, सिलेंडर इज ऑल्सो अ सिमेट्रिक फिगर। इसका बेस कैसा है, इसका बेस है सर्कुलर, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये होता है सिलेंडर का वॉल्यूम। अभी भी मजा नहीं आया सर, है ना, एक बार और बताओ। तो चलिए ये देखिए जरा, ये क्या है, क्यूब, क्यूब का बेस कैसा है, स्क्वायर शेप का, और स्क्वायर का एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई करिए इसकी हाइट, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट तो इक्वल होती है ना, तो यहाँ पर बच्चों ये कितना हो जाएगा, ठीक है। अब भूल कर बताओ मुझे कभी सिलेंडर, क्यूबॉइड, क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला, भूलोगे क्या कभी। बस इतना ध्यान रखना है कि क्या फिगर सिमेट्रिक है, और सिमेट्रिक है तो उसका बेस कैसा है, और बेस का एरिया आपको मालूम होना चाहिए, सिर्फ आपको उसमें मल्टीप्लाई करना है। और इसमें भी कोई बहुत बड़ा रॉकेट मैथमेटिक्स नहीं है ना। क्यूबॉइड में बेस कैसा होता है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, उसमें मल्टीप्लाई करें उसकी हाइट। स्क्वायर का बेस कैसा है, सॉरी क्यूब का बेस कैसा है, स्क्वायर शेप का, स्क्वायर का एरिया कितना है, साइड इंटू साइड, उसी में उसकी एक साइड और मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये जो तीनों चीजें हैं ये इसमें बराबर होती है, इसलिए हम टर्म क्या यूज कर लेते हैं, ए, है ना, ए इंटू ए। सिलेंडर का बेस कैसा है, सर्कुलर, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए सिर्फ उसकी हाइट का। क्लियर है ये बात, अरे जल्दी से कह दो, इतनी बात क्लियर। चलिए तो और मजे लेते हैं अब हम लोग दूसरे फिगर की, जो है हमारे पास क्यूब, है ना, और क्यूब बनता है हमारे पास
6 फेजेस से, और सारी की सारी फेजेस कैसी होती हैं बच्चों? स्क्वायर शेप की, है ना। तो अभी अभी मैंने आपसे कहा कि जब मैं इसके लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया के अंदर कितनी दीवारें आती हैं? 4 दीवारें। कितनी दीवारें? 4 दीवारें, है ना। तो 4 दीवारों में से एक फेस का एरिया कितना है? ए स्क्वायर। तो भैया 4 का कितना होगा? 4 ए स्क्वायर, 4 ए स्क्वायर, है ना। कितना हो जाएगा? 4 ए स्क्वायर। ठीक है, अब बता दो यार टोटल सरफेस एरिया, है ना, टोटल सरफेस एरिया। अरे भैया जब ऊपर 4 हो रही थी तो नीचे कितनी होंगी? जल्दी से बता दो। जब टोटल की बात होती है तो 4 तो होती हैं, साथ ही साथ ऊपर और नीचे की भी तो इंक्लूड हो जाती है, यानी कि 6 दीवारें। तो जब 4 का एरिया 4 ए स्क्वायर था, 6 का एरिया 6 स्क्वायर होगा ना। क्लियर है? क्लियर है ये बात? और वॉल्यूम तो अभी अभी मैंने आपके दिमाग में छापा है, और ऐसा छापा है कि कभी जीवन में नहीं भूल पाओगे। ये कितना होता है? फेस का एरिया इनटू हाइट, यानी कि ए क्यूब। क्लियर? क्लियर है क्या ये बात सभी को अच्छे से? तो ले लूं क्या मैं तीसरा फिगर? फिर तीसरा फिगर हम लोग ले लेते हैं बच्चों, सिलेंडर। सिलेंडर, है ना। और सिलेंडर कैसा होता है? ऐसा होता है साहब। दरअसल सिलेंडर भी बनता है एक रेक्टेंगल से, है ना, और आपने कईयों बार बनाया है ना। चलिए मैं याद दिलाता हूँ कहाँ बनाया है। आप लोग कभी मार्केट आर्केट जाते हैं और वहां पर कुछ वो पर्चे एडवर्टीजमेंट वाले बांटते दिखते हैं, उसको हमने पढ़ा तो पढ़ा, नहीं तो ऑलमोस्ट लोग उसको घुमाकर उसका सिलेंडर ही बनाते हैं, है ना। अब पता नहीं उसकी बात क्या करते हैं, लेकिन सिलेंडर ही बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं कि सिलेंडर की संरचना कैसी होती है ना। सिलेंडर बनता है बच्चों इस एक रेक्टेंगल शेप। ठीक है, अब इसके लिए जो मैं टर्म यूज करूंगा वो है CSA, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। ये घुमा हुआ फिगर है ना, कर्व वाला फिगर है ना, तो इसके लिए मैं इसके लिए कर्व्ड सरफेस एरिया टर्म यूज करूंगा, जो कि बेहतर होगा। तो जब हम इसके CSA की बात करें बच्चों, तो ये जो रेक्टेंगल है ये नीचे से घूमकर, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो कन्वर्ट होती है इसकी सरकमफेरेंस में, है ना। और कहाँ तक जाती है? जितनी इसकी हाइट होती है। इनिशियली ये क्या था? लेंथ। और ये क्या था? ब्रेथ। यानी कि जितना इस रेक्टेंगल का एरिया था उतना ही इसका CSA का एरिया होगा। बस फर्क क्या आ जाता है कि जो लेंथ थी वो कन्वर्ट हो गई किसमें? 2πr में। जब वो घूमी तो उसने सरकमफेरेंस बनाया ना। ठीक है, और ब्रेथ जो बनी वो क्या बनी? इसकी हाइट। तो दरअसल देखिए ना जरा, ये लेंथ था, ये ब्रेथ था, लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो हुआ। बस वो सिलेंडर के केस में क्या बन गया? लेंथ बन गई 2πr और ब्रेथ बन गई हाइट। कह दो अब जरा इसमें कोई डाउट है, और बता दो अब इसको कभी भूल के। बस अगर इतनी चीजें आपको मालूम है तो, है ना, ये लेंथ क्या होती है, ब्रेथ क्या होती है, लेंथ कन्वर्ट होकर 2πr में कैसे बनी। ठीक है चलिए बात करते हैं TSA की। TSA में मैंने आपको पहले ही बताया कि हमेशा TSA तो इंक्लूड होता ही होता है ना, सराउंडिंग का एरिया प्लस टॉप और बॉटम का ढक्कन, है ना, इसका एरिया निकालते हैं। तो टॉप और बॉटम दोनों ही कैसे हैं? सर्कुलर, और सर्कल का एरिया कितना होता है? πr स्क्वायर। तो बच्चों 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर, है ना, πr स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर कितना हो गया? 2πr स्क्वायर। अब किताबों में ऐसा लिखकर घबराते हैं बच्चों को, 2πr ब्रैकेट में h प्लस r, और बच्चे भी इसको याद करते रहते हैं, है ना। और मेरा ऐसा मानना है कि इसमें बच्चों की गलती नहीं होती है, शिक्षक कभी इतना डिटेल में जाकर बताते नहीं है बच्चों को। पर दिक्कत की बात यह है ना कि बच्चे पूछते भी नहीं है ना। तो आई होप अब आप लोग भी ठीक ठीक तरीके से समझेंगे और अपनी आगे आने वाली जनरेशन को भी बताएंगे कि ये सब चीजें कैसे आती है। चलिए तो जल्दी से बता दीजिए मुझे अब वॉल्यूम। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया है सिलेंडर एक सिमेट्रिक फिगर है, और सिमेट्रिक का एरिया वॉल्यूम यानी कि बेस का एरिया इनटू हाइट, यानी कि ये बन जाएगा πr स्क्वायर h। क्लियर इतनी बात सभी को? बहुत अच्छे से। भूलोगे कभी? खाओ विद्या कसम। अरे नहीं यार ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं
अगले फिगर की तरफ, है ना। और अगला फिगर जो है बच्चों हमारे पास वो है कोन, है ना। कोन बच्चों, कोन ऐसा होता है, कोन ऐसा होता है ना। पर कोन बनता कैसे है, पर कोन बनता कैसे है, तो देखो जरा दो तीन चीजें हैं, सब कुछ बिल्कुल क्लियरली बताता हूँ, क्रिस्टल क्लियर। दरअसल ये है एक राइट ट्राइंगल, है ना। और इस राइट ट्राइंगल को मैं यहाँ से पकड़ के ऐसा गोल घुमा दूं तो ये बन जाएगा एक कोन। और आमतौर पर जब कभी भी आप लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं या 9वीं क्लास में भी पढ़कर आए, तो आप लोगों ने क्वेश्चन में एक चीज नोटिस करी होगी, कोन के क्वेश्चन में हमेशा लिखा होता है राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन। इट मीन्स इट इज मेड अप ऑफ राइट ट्राइंगल्स, है ना। तो ये राइट ट्राइंगल से बना हुआ है, इसलिए हम लोग इसको राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। लेकिन बच्चों जब कभी भी कोन बनाया जाता है, उसका जो रॉ मटेरियल है वो ऐसा होता है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम सिलेंडर बना रहे थे तो सिलेंडर का जो बेस था वो कैसा था, रेक्टेंगुलर था। लेकिन जब हम इसको बनाते हैं तो इसका बेस कैसा होता है, ऐसा होता है। समोसा बनते देखा है कभी, तो भैया उसका जो शुरुआत का जो पापड़ी होता है ना वो ऐसे ही रहता है। फिर इसके अंदर मसाला वसाला भर के ऐसा गोल घुमा देते हैं तो वो एक कोन का शेप ले लेता है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर क्या क्या टर्म्स होती है ना। तो बच्चों यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, ये है इसकी हाइट, है ना, ये है इसकी रेडियस, और ये जो है ना बच्चों इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, ठीक है। हाइट को बेसिकली h से डिनोट किया जाता है, इसको l से डिनोट किया जाता है और इसको r से डिनोट किया जाता है। अब अगर इतनी बात ठीक ठीक तरीके से समझ में आ गई है ना, तो एक मजे की बात बताता हूँ, यहाँ पर भी लगती पाइथागोरस थ्योरम ही है ना। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती थी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। लेकिन इस केस में इसके नाम बदल गए ना बस, ये जो हाइपोटेनियस है ये क्या बन गई, स्लैंट हाइट, है ना। परपेंडिकुलर जो था वो क्या बन गया, हाइट, है ना। और बेस जो था वो क्या बन गया, रेडियस, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से आएगा मजा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इट इज द स्लैंट हाइट ऑफ कोन, ठीक है। ये क्या है, स्लैंट हाइट ऑफ कोन। क्या भूलोगे आप कभी, अरे नहीं भूल पाओगे यार, अगर ध्यान यहाँ पर है तो कभी जीवन में चाहकर भी नहीं भूल पाओगे। चलिए सीएसए की बात कर लेते हैं, सीएसए की बात कर लेते हैं हम लोग। तो इसका सीएसए कैसे आया, तो जब मैंने इसको फोल्ड करा तो ये वाला जो पार्ट है बच्चों, है ना, बेस मान लो इसको, तो बेस किस में कन्वर्ट हुआ, सरकमफेरेंस में। ऐसा गोल बनाकर इसका बेस कैसा है, देखो ना जरा, सर्कुलर है। तो इसका जो बेस है, ये सपोज मान लो थोड़ी देर के लिए ट्राइंगल है, और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस ने कौन सा शेप लिया, सर्कुलर शेप लिया, यानी कि 1/2 इंटू सरकमफेरेंस 2πr। और ये जो h है, ये वाली h यानी कि ये वाली जो हाइट है बच्चों, इसको हमने क्या कहा, स्लैंट हाइट। इस 2 से ये 2 कैंसिल, कितना बचा, पाई आर एल, है ना। तो सी एस ए ऑफ कोन जो होता है बच्चों, ये होता है पाई आर एल, ठीक है। ठीक है, सी एस ए ऑफ कोन इज पाई आर एल। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से टी एस ए। तो बच्चों जब टीएसए की बात करें, जब हम टीएसए की बात करें, तो टीएसए जो होता है इसके अंदर सीएसए तो इंक्लूड होता ही होता है, साथ ही साथ टॉप और बॉटम। अब भैया इसके टॉप पर तो कच्छू नहीं है ना, खाली है, केवल बॉटम है, और बॉटम कैसा है, सर्कुलर है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने पाई आर कॉमन निकाला बच्चों, यहाँ पर बचा एल प्लस आर। दिस इज द टीएसए ऑफ कोन। अब बताओ कभी भूलोगे क्या, जल्दी से बता दो, क्या भूल पाओगे, क्या कभी भूल पाओगे कौन को, नहीं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम, अब ये जो है बच्चों ये एक सिमेट्रिक फिगर नहीं है, तो इसका वॉल्यूम निकालना क्या जटिल होगा, अरे नहीं, पहले से भी आसान होगा। देखो जरा ध्यान से, देखो जरा ध्यान से, ये है एक सिलेंडर। अगर प्रैक्टिकली आप लोग देखें तो ये जो सिलेंडर है ये 3 कोन से मिलकर बना हुआ है ना। कभी अगर आपको प्रैक्टिकल करने का मन हो तो मेहंदी के कोण लेना 3, और उसको इस तरीके से अरेंज करना, एक नीचे एक ऊपर एक नीचे, तो एक सिलेंडर का शेप ले लेगा। तो यहाँ से मुझे एक कंक्लूजन मिला कि भैया क्यों ना मैं सिलेंडर का ही वॉल्यूम 1/3 कर दूं, उसके 3 हिस्से कर दूं,
एक कोन का वॉल्यूम आ जाएगा। सो यस ऑफ कोर्स वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। यानी कि ये क्या था, सिलेंडर का एरिया, मैंने सिर्फ इसके आगे जोड़ दिया 1/3। ठीक है, इसके 3 हिस्से कर दिए, 1/3 कर दिया इसको। यही होता है वॉल्यूम ऑफ कोन, है ना, मैथ्स की खूबसूरती। ठीक है, और इसी मजे के साथ अगर मैथ्स को पढ़ोगे तो बहुत मजा आने वाला है, अदरवाइज याद करोगे तो फिर तो भूलोगे यार बच्चों। ठीक है तो ये तो थी कोन की कहानी। चलिए बढ़ते हैं आगे जल्दी से और देखेंगे अब हम लोग स्फेयर की कहानी, है ना, स्फेयर की कहानी। तो बच्चों स्फेयर बनाऊं क्या, एक सुंदर सा स्फेयर बनाऊं क्या मैं, ये लीजिए, ये बनाया मैंने एक स्फेयर, है ना। ये जो है बच्चों ऐसा होता है, ठीक, इसको हम लोग प्यार से स्फेयर बोलते हैं। ठीक, ये स्फेयर की रेडियस, है ना। अब बच्चों इसके साथ नाइंसाफी होगी आप अगर इसके लिए सी एस ए, एल एस ए, डब्ल्यू एस ए, टी एस ए शब्द यूज करें तो वो बेकार है। आप इसका सिर्फ निकालेंगे क्या, सरफेस एरिया, है ना, सही टर्म यही है सरफेस एरिया। ऐसा क्यों है वो भी जरा ध्यान से देखें। सी एस ए, टी एस ए तब निकाला जाता है जब उसका आसपास का सराउंडिंग अलग हो, टॉप बॉटम अलग हो। अब भैया ये तो सब तरीके से एक ही जैसा है ना, टालिया है ना, इसके पास तो सब कुछ एकदम गोल है, तो हमें इसका सरफेस एरिया टर्म यूज करना चाहिए, है ना। लेकिन इसका जो सरफेस एरिया होता है बच्चों, ये 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और मैंने बहुत सारा उसके अंदर खोज करी कि ये 4 पाई आर स्क्वायर होता कैसे है। तो जहां तक कि मैंने एनसीईआरटी में भी देखा तो 9th क्लास की किताब में ऐसा लिख दिया गया है, क्योंकि ये 4 सर्कल से मिलकर बनता है, इसीलिए 4 सर्कल का जो एरिया होता है इसलिए इसको 4 पाई आर लिख दिया गया। मुझे 2 मिनट एक छोटा सा पानी का ब्रेक ले लेने दीजिए, पता नहीं क्यों मेरा आज गला सूख रहा है थोड़ा सा। चलिए अब बढ़िया है, पर मुझे आज तक ये बात नहीं समझ में आई कि ये 4 सर्कल से मिलकर कैसे बनता होगा। तो फिर मैंने अपनी थोड़ी सी खोज को आगे बढ़ाया और थोड़ा सा अपना ही दिमाग लगाकर मैंने ये पाया कि यदि अगर मैं एक सिलेंडर लूं, यदि अगर मैं एक सिलेंडर लूं और इसके अंदर एक सेम हाइट और सेम रेडियस वाले स्फीयर को फिट कर दूं, इस तरीके से, है ना, एकदम फिट कर दूं पूरी तरीके से, ठीक, सेम हाइट और सेम रेडियस, तो क्या होगा। तो इस हिसाब से मैंने ये पाया कि जितना इस सिलेंडर का सी एस ए होगा, क्योंकि वो अंदर की पूरी सरफेस को कवर कर रहा है ना, तो जितना इस सिलेंडर का सी एस ए होगा उतना ही इसका सरफेस एरिया होना चाहिए। अब कैसे होगा जरा ध्यान से देखो। सबसे पहली चीज तो मैंने ये मान लिया कि जो सिलेंडर की हाइट है बच्चों वो h है, ठीक है, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, r है। अगर हम स्फेयर की रेडियस भी सेम ही रखें तो इस हिसाब से, क्योंकि स्फेयर की कोई हाइट नहीं होती है, लेकिन हम चाहे तो बना सकते हैं ना। देखिए जरा ध्यान से, अगर इसकी ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो r प्लस r दोनों मिलकर स्फेयर की हाइट कितनी होगी, 2r। ठीक है, अब मैंने ये कहा आपसे कि जितना सिलेंडर का सी एस है, सिलेंडर का सी एस ए कितना होता है, 2 पाई आर, होता है कि नहीं। ठीक है तो देखो जरा, तो जो सिलेंडर की रेडियस 2 पाई आर एच, मैंने क्या लिख डाला, बच्चे भी कह रहे होंगे सर क्या हो गया आपको, 2 पाई आर एच, है ना, 2 पाई आर एच। ठीक, तो मैंने क्या करा, 2 पाई आर, अब चूंकि जब हम बात कर रहे थे इसके सरफेस एरिया की, है ना, स्फेयर के सरफेस एरिया की, मैंने कहा कि सिलेंडर ये स्फेयर का सरफेस एरिया सिलेंडर के सी एस ए के बराबर होता है। सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या था, 2 पाई आर एच। लेकिन जब कभी भी हम लोग स्फेयर के केस में बात करेंगे तो एच शब्द तो ले ही नहीं सकते, लेकिन ये मुझे मालूम है कि एच बराबर है क्या, तो एच बराबर क्या है बच्चों, 2 आर है
है ना। तो इस तरीके से 2 इंटू 2 4 पाई आर स्क्वायर निकल कर आया सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। देखिए जरा, सहमत है मेरी बात से? सहमत है मेरी बात से? और इससे भी ज्यादा मुझे और मेहनत लगी इसका वॉल्यूम निकालने में, है ना। और बच्चों एक मजे की बात मैं आप लोगों को बताता हूँ, है ना। इसका जो वॉल्यूम होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और ये कहीं पर भी नहीं दिया गया है कि ये 4 पाई आर क्यूब आता कैसे है ना। मैंने बहुत सारी किताबें छानी, सीधे सीधे फॉर्मूला लिखा होता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर क्यूब, बट एक्चुअली में ये आता कहाँ से, है ना। तो इसके ऊपर मैंने बहुत सारी खोज करी और एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाला, तो लाखों बच्चों ने उसको देखा, है ना, और उसको सही तरीके से समझा। आप लोगों को भी कभी भरोसा ना हो तो आप लोग कभी भी यूट्यूब पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सर्च करके देखना, तो शायद पहली दूसरी रैंक पर ही आपको मेरा वीडियो वहां पर मिलेगा। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, तो जरा ध्यान से देखो। इसका जो वॉल्यूम है बच्चों, इसका जो वॉल्यूम है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ कहीं पर ऊपर ले जा रहा हूँ, है ना। तो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ कहीं साइड में रख दे रहा हूँ, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, बट कैसे होता है। तो मैंने एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी ढूंढी जहां पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो दो सेम हाइट और दो सेम रेडियस वाले क्यूब के बराबर होता है, ठीक है। कैसे होता है अब देखिए जरा। इसकी हाइट h, रेडियस r, इसकी हाइट h, रेडियस r, है ना। ये कितना हमारे पास h, ये कितना हमारे पास r, ये कितना हमारे पास h और ये कितना हमारे पास r, है ना। इसके भी बारे में हम लोग देख लें तो ये रेडियस, ये रेडियस और ये रेडियस, और इस हिसाब से इसकी हाइट की अगर हम बात कर लें बच्चों, की जो हाइट है वो कितनी हो गई, r प्लस r कितना हो गया 2r। तो अब जरा ध्यान से देखो कि अगर मैंने दो सेम हाइट और दो सेम रेडियस वाले कोन के वॉल्यूम को ऐड कर लिया तो मुझे क्या मिलेगा। कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अभी अभी हमने देखा है। यहाँ पर भी कितना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दोनों को जोड़ लें तो कितना आएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। और एच, क्योंकि हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो एच टर्म यूज करना ठीक नहीं होगा, तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया 2/3 पाई आर स्क्वायर एच की जगह क्या ले लेना है हमें 2r। और जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, जैसे ही हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मैं ये थोड़ा सा टर्म उठाकर इधर ले जाऊं क्या, क्या मैं ये थोड़ा सा टर्म उठाकर इधर ले जाऊं, ऊपर ले जाऊं क्या, तो हम लोग इधर कहीं करते हैं और इसके बारे में बात करते हैं, है ना। के बारे में बात करते हैं, सरफेस एरिया को भी हम लोग कहीं देर के लिए लेते हैं, एरिया को उठाकर हम लोग, और ये वाले जो चचा हैं उठाकर हम, अरे यार ये तो चलिए रफी कर लें क्या, रफी कर लें क्या। चलो उसको इधर ही रहने दो, हम फिर से कर लेते हैं एक बार पूरी कहानी। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, है ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो था हमारे पास किसके बराबर था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। बच्चों ये हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, और एच की जगह हमें क्या रखना है 2/3 पाई आर स्क्वायर, एच की जगह 2r। इस हिसाब से ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ओ 2 इंटू 2 4 होगा, कहने लगे सर 2 इंटू 2 4 होगा, ठीक। 2/3 हो जाएगा 4/3, ये 2 और ये 2 मिलकर 4 हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब, इस तरीके से, ठीक है, क्लियर। एक फिगर और रह गया, इसी का छोटा भाई, है ना, स्फीयर, इसी को बीच में से आधा किया हुआ एक कटोरी वाला टुकड़ा, उसके बारे में हमें देखना है। तो चलिए देख लेते हैं एक पेज और, है ना।
अब हम बात करेंगे बच्चों स्फेयर के बारे में। स्फेयर सॉरी हेमिस्फेयर जो है वो स्फेयर का ही आधा भाग होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं हेमिस्फेयर। अब यहाँ से मजा और बढ़ जाता है ना, क्योंकि जैसे ही हमने स्फेयर को आधा किया बच्चों, तो उसकी एक टॉप सरफेस जनरेट हो गई है ना। आप देखेंगे कि ऊपर की एक फेस सर्कुलर है और इसके कारण इसका CSA भी होगा, TSA भी होगा, है ना, और वॉल्यूम तो होगा ही होगा। तो चलिए हमें तीनों चीजें देखनी है यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ इसके CSA की, है ना, तो CSA तो जस्ट आधा हो जाएगा स्पेयर का। स्पेयर का सरफेस एरिया क्या था 4πr², तो इसका आधा कर लो, कितना हो जाएगा 2πr², है ना। इसकी सराउंडिंग स्पेयर से आधी ही तो है। जब हम इसके TSA की बात करें बच्चों, तो TSA में क्या होगा, CSA तो इंक्लूड होता ही होता है, साथ ही साथ टॉप और बॉटम भी। तो बॉटम पर तो कुछ नहीं है, टॉप इसका सर्कुलर है यानी कि πr²। इस हिसाब से ये कितना हो जाता है 3πr²। TSA ऑफ हेमिस्फीयर इज 3πr²। चलिए वॉल्यूम की बात कर लें, तो वॉल्यूम उसका आधा ही होता है। तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना था 4/3πr³। तो यहाँ पर भी हमारे पास इसका जो वॉल्यूम होगा इसका आधा कर लो, 4/3 का आधा 2/3πr³। क्लियर है? तो जल्दी से कह दो ना, क्या इतनी बात क्लियर सभी को? तो जल्दी से एक क्विक रिवीजन ले लें क्या? जल्दी से एक क्विक रिवीजन ले लें क्या? हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी? क्यूबॉइड पढ़ा पहले। ओ तेरी, मैंने तो क्यूबॉइड की स्पेलिंग गलत लिख रखी है, कहने लगे सर आपको कुछ आता नहीं है। CUBOID, है ना, ठीक। तो क्यूबॉइड का हमने लेटरल सरफेस एरिया देखा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। टोटल सरफेस एरिया हमने देखा तो 2 इंटू एल इंटू बी, बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। और वॉल्यूम हमने देखा तो वॉल्यूम कितना आया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। फिर हमने देखा बच्चों क्यूब, है ना, उसके बाद हमने देखा क्यूब। क्यूब की बात अगर हम करें तो क्यूब का जो लेटरल सरफेस एरिया 4πr², टोटल सरफेस एरिया 6a², वॉल्यूम बराबर ए क्यूब। सिलेंडर के बारे में बात कर लें तो इसका CSA 2πrh, TSA 2πr इंटू एच प्लस आर, वॉल्यूम πr²h। देन हम बात करें कोन की, तो कोन का स्लैंट हाइट बच्चों, है ना, L इज इक्वल्स टू √r² प्लस h²। इसके CSA की बात कर लें तो πrl, TSA की बात कर लें तो πr इंटू एल प्लस आर, वॉल्यूम 1/3πr²h। देन स्फेयर की बात करें तो स्फेयर का सरफेस एरिया 4πr²। वॉल्यूम की बात करें तो 4/3πr³। हेमिस्फेयर की बात कर लें तो CSA 2πr², TSA 3πr², वॉल्यूम इंटू 2/3πr³। अगर बच्चों सच में आप लोगों को ठीक ठीक तरीके से ये बातें समझ में आई हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मेरी इतनी मेहनत आप लोगों की कमेंट जो है ना वो पूरी थकान मिटा देती है और अगले वीडियो में कुछ और नया लाने के लिए मन करता है ना। इसलिए अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई हो, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, है ना। अच्छा एक और बात बता दूं क्या, ये जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला जो चैप्टर है ना, ये आपके बहुत काम आने वाला है, ना केवल आपके खेत खलिहान मकान को नापने के लिए, वरन आप आगे भी जितने भी एग्जाम्स देंगे बच्चों, उसका एक ये महत्वपूर्ण हिस्सा होता है ना। तो एक छोटा सा उसमें मेरा भी योगदान रहेगा, जब कभी भी आप लोग एग्जाम दे रहे होगे तो ऐसा मन करेगा ना कि कह दूं कि एक बार सुमित सर ने बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें पढ़ाई थी, है ना, इतना तो क्रेडिट बनता है। ठीक है ठीक। तो मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों को अपनी तरफ से बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करी, है ना, और उम्मीद भी करूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ भी गई होंगी। तो अब क्वेश्चन करने का मज़ा जो है ना वो एक्सट्रीम लेवल का होगा। चलिए देख लेते हैं ज़रा जल्दी से क्या है हमारे पास पहला क्वेश्चन। और पहला ही क्वेश्चन जो है ना बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना, आप उठाकर देख लो, यकीन ना हो अगर आप 10 साल के पेपर उठाकर देखोगे तो कम से कम 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया होगा, है ना। और नहीं हो ऐसा तो कमेंट सेक्शन में लिख डालना जो भी लिखना, ठीक है। तो देखो जरा यहाँ पर ध्यान से, पहला ही क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है कि यदि अगर 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। उन्होंने कहा है कि दो क्यूब इस तरीके से हैं और इनको जोड़ लिया गया, दो क्यूब इस तरीके से हैं और दोनों का वॉल्यूम जो है, दोनों का जो वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब और इसका वॉल्यूम भी 64 सेंटीमीटर। इन दोनों को जोड़कर एक बड़ा सा क्यूबॉइड बना लिया गया।
है ना। अब जब जुड़ेंगे तो क्यूबॉइड ही बनेगा। क्यों बनेगा वो भी बता दे रहा हूँ। ये जो क्यूबॉइड है ये कुछ ऐसा दिखे, है ना। क्या सुंदर ड्राइंग बनाता हूँ मैं यार, है ना। दिख रहा है क्यूबॉइड। तो देखो बच्चों क्या इम्पैक्ट पड़ा इस पर, है ना। जब ये एंड टू एंड ज्वाइन कर लिया गया तो मैंने ये देखा कि ना तो इसकी हाइट पर कोई इम्पैक्ट पड़ा, हाइट अभी भी उतनी ही थी, ना इसकी ब्रेथ पर कोई इम्पैक्ट पड़ा, इम्पैक्ट पड़ा तो सिर्फ लेंथ पर, है ना। कैसे पड़ा, तो सबसे पहले तो हम इसकी साइड निकाल लें। जब हमें इसका वॉल्यूम दिया गया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, और वॉल्यूम बराबर कितना होता है ए क्यूब, यानी कि 4 सेंटीमीटर क्यूब, और क्यूब को मैं इधर ट्रांसपोज करूं तो इट बिकम्स 64 क्यूब रूट ऑफ 64, है ना। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 4, क्योंकि 4 का क्यूब ही तो 64 होता है। तो देखो जरा, जब साइड सारी 4 थी तो जुड़कर लेंथ प्लस लेंथ कितनी हो गई, 4 प्लस 4, यानी कि मेरे पास अब जो नया रिजल्टिंग क्यूबॉइड आया है की लेंथ कितनी है 8। ब्रेथ पे सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा, ब्रेथ अभी भी कितनी है 4 ही है, और हाइट कितनी है 4। और ये बात हम लोग भली भांति जानते हैं बच्चों, जब कभी भी किसी भी इस तरीके के डब्बे की लेंथ ब्रेथ हाइट अगर डिफरेंट आ रही है तो वो निश्चित रूप से क्यूबॉइड होगा, और अगर लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों एक जैसी है वो क्यूब बनेगा, है ना। तो यहाँ पर ये जो रिजल्टिंग डब्बा है ये क्या बन गया है, क्यूबॉइड बन गया। और ऐसा तो क्वेश्चन में भी लिखा है द रिजल्टिंग क्यूबॉइड का हमें सरफेस एरिया निकालना है, और जब सरफेस एरिया की बात हो रही है तो बाय डिफॉल्ट आप लोग उसको टोटल सरफेस एरिया ही मानेंगे। अगर वो सरफेस एरिया की बात कर रहा है इसका मतलब वो पूरी सरफेस की बात कर रहा है ना, और पूरी सरफेस का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। तो अब हमें निकालना है बच्चों टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट हमें मालूम है ना। चलिए करते हैं इसका चीरहरण। टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग डब्बा, है ना, रिजल्टिंग क्यूबॉइड। यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं बना देता हूँ डब्बे का। हमें इस डब्बे का हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, और टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। तो बच्चों 2 लेंथ इंटू ब्रेथ है ना, यानी कि 8 इंटू 4 प्लस ब्रेथ इंटू हाइट यानी कि 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8, ठीक है। तो 2 इंटू 8 4 ज़ा 32 प्लस 16 प्लस 32, ये हो जाएगा हमारे पास 2, 32 प्लस 32 64, 64 और 16, 64 और 16 80, है ना। 64 और 16 कितना हो जाएगा 80, तो 2 इंटू 80 कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। यूनिट के ऊपर स्क्वायर लगाना जब भी आप कोई भी एरिया निकाल रहे हो, चाहे वो सी एस ए हो, टी एस ए हो, एल एस ए हो, डब्ल्यू एस ए हो, यूनिट के ऊपर हमेशा स्क्वायर लगाना। जब कभी भी वॉल्यूम निकाल रहे हो तो उसके ऊपर यूनिट के ऊपर क्यूब लगाना, है ना बच्चों। ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, छोटी क्लासेस से हम लोग सीखते चले आ रहे हैं। तो यहाँ पर समाप्त हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। आई होप आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसके आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, पॉज कर नोट कर लीजिए, है ना, पर कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए लेकिन कर लीजिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder. If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of the article. ठीक है ठीक है ठीक है। तो बच्चों ये है एक सिलेंडर, ठीक। अब उन्होंने इसमें से दोनों तरफ से हेमिस्फीयर कट करके एक सॉलिड बनाया, है ना। तो शायद जो रिजल्टेड वाला है वो कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा, जो रिजल्टेड वाला है वो कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा, है ना, क्योंकि इसके अंदर से 2 हेमिस्फीयर कट करके उड़ा दिए गए हैं, है ना। तो अब वो क्या पूछ रहे हैं हमसे, इसके डायमेंशंस की बात कर लें बच्चों। इसकी हाइट जो थी वो कितनी है 10 सेंटीमीटर, और इसकी जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, है ना। ESA ऑफ रिमेनिंग सॉलिड लिख देता हूं मैं, आर्टिकल कर दो
ठीक है, ताकि मुझे क्लास में ऐसा करना नहीं चाहिए, क्या करूँ इसमें मेरा। ठीक है, टीएसए ऑफ रिमेनिंग आर्टिकल। तो बच्चों आप जरा यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये जो बचा हुआ पार्ट है ना, इसका जब हम टीएसए निकालेंगे तो इसके सीएसए की सेहत पर तो कोई असर नहीं पड़ा है, यानी कि इसमें 2 पाई आर एच तो इंक्लूड रहेगा ही रहेगा। अब जैसे ही इसमें से दो हेमिस्फेयर कट करके बाहर कर लिए गए तो इन्होंने इतनी स्पेस और जनरेट कर ली है ना, इन्होंने इतनी स्पेस और जनरेट कर ली, यानी कि इसके अंदर क्या बन गए, दो हेमिस्फेयर के सीएसए बन गए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर एक का और 2 पाई आर स्क्वायर दूसरे का, है ना। सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होते थे, 2 पाई आर स्क्वायर। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर जल्दी से, 2 पाई आर एच प्लस ये कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, पूरे में से 2 पाई आर कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा h प्लस 2r। ठीक है, तो 2 इंटू 22/7, रेडियस था बच्चों 3.5, इंटू एच जो था वो था 10 और प्लस 2 इंटू 3.5। तो 7 से इसको कैंसिल कर लें तो 0.5 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 22 इंटू 0.5 कितना हो गया 11, है ना। 0.5 का मतलब होता है बच्चों आधा, 1/2, है ना। तो जैसे ही 22 का मल्टीप्लाई 1/2 में हुआ तो कितना बचा 11। ठीक है, 10 प्लस 2 इंटू 3.5 यानी कि 3.5 का डबल करोगे तो 7 आ जाएगा, है ना। तो बच्चों 2 इंटू 11 इंटू 17, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 इंटू 11 7 ज़ा 77, 11 1 ज़ा 11 और 7 18, 2 इंटू 187। तो बच्चों ये हो जाएगा 2 7 ज़ा 14, कैरी 1, 2 8 ज़ा 16 और 1 17, कैरी 1, 2 1 ज़ा 2 और 1 3, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा इसका उत्तर, है ना, ये रहा इसका उत्तर। ठीक है, ठीक है क्या, जल्दी से बता दें। इतनी बात क्लियर, पॉज करो, नोट करो, रुक कर लिख लो, जो भी करना है पर कर डालो। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो बढ़ जाएं अगले क्वेश्चन पर। क्या है अगला क्वेश्चन, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन कंटेनिंग standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius, find the volume of the solid in terms of pi। ठीक है भाई, हमें आंसर निकालना है पाई के फॉर्म में। ठीक है, तो निकाल दें क्या, पाई के टर्म्स में इसका वॉल्यूम निकाल दें क्या। तो सबसे पहले तो समझ लो कि ये खिलौना है कैसा, है ना। एक सॉलिड है, सुंदर बनाते हैं खिलौना तो अपन, है सुंदर सा खिलौना बनाते हैं रंग बिरंगा। ठीक, रंग बिरंगा, पता नहीं मेरा कलर कॉम्बिनेशन कैसा है पर अच्छा ही लगा होगा। चलिए ठीक, ये है हमारे पास एक सॉलिड। ठीक है, ये है हमारे पास एक सॉलिड। अब इस सॉलिड के बारे में बोला गया बच्चों कि इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है ना। कि रेडियस जो है 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, यानी कि इसकी हाइट भी कितनी है 1 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें इसका आंसर निकालना है वॉल्यूम टर्म्स ऑफ पाई। तो लिख लें क्या, वॉल्यूम ऑफ गिवन सॉलिड, सॉलिड इसके अंदर क्या क्या आएगा बच्चों, इसके अंदर क्या क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है बच्चों 2/3 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है 1/3
पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि आंसर जो है हमें पाई के टर्म्स में ही लाना है। मैंने यहाँ से 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचा बच्चों 2 प्लस पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो एक आर बचा और एक एच बचा, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो आर क्यों बचेगा यार, कुछ भी लिख रहे हो यार, समझ रहा आप तो, है ना। 2 प्लस एच, है ना, 2 प्लस एच ही बचेगा ना, यस 2 प्लस एच, ठीक। तो बच्चों 1/3 इंटू पाई इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस 2 इंटू 1, ठीक। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई, 1 लिखने का कोई सेंस नहीं है, यहाँ पर भी कितना बचा, ये कैंसिल हो पाई ही इसका आंसर आ गया, है ना, पाई सेंटीमीटर, यही इसका आंसर है, यही इसका, ठीक है। क्लियर ये बात, एक सुंदर सा प्रश्न छोटू सा, है ना, जिसका आंसर पाई ही आ गया है, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है ये बात, पॉज करो नोट करो, है ना, पर कर लो, जैसे भी करो आपसे बनना चाहिए, इतना चिल्लाने का केवल एक ही मकसद है कि बच्चों से प्रश्न बनना चाहिए, ठीक है। बढ़ जाए अगले क्वेश्चन पर। क्या है अगला क्वेश्चन, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। चलिए लगभग लगभग कुछ पिछले क्वेश्चन जैसा ही ये क्वेश्चन है, फिर से एक बार एक सुंदर कोन बनाते हैं हम, ठीक है, इस बार कुछ नए कॉम्बिनेशन के साथ, ठीक है। पर कोन कौन सा बनाए, राइट, अच्छा, तो ये रहा हमारे पास एक टॉय, है ना, जिसकी रेडियस है बच्चों हमारे पास, इसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट जो है, द टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस, द टोटल हाइट ऑफ द टॉयज, टोटल हाइट, टोटल हाइट जो है बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितनी है 15.5 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो बच्चों जरा यहाँ मजे की बात यह है कि इसकी रेडियस इसकी हाइट का ही काम करेगी, यानी कि ये कितना हो जाएगा 3.5, और इस हिसाब से मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि जो कोन की हाइट है वो 15.5 में से 3.5 माइनस कर दो 12 सेंटीमीटर ही हो, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, देख लेते हैं जरा जल्दी से, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, इसमें क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, एसे ऑफ हेमिस्फेयर, एसे ऑफ हेमिस्फेयर प्लस एसे ऑफ कोन, है ना। अब बच्चों आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया बोला गया, आप सी एस ए क्यों ले रहे हो। बच्चों जब कभी भी टॉय की बात करेंगे ना, तो पूरा टॉय का जो टोटल सरफेस एरिया है उसमें इंक्लूड क्या हो रहा है, सी एस ए कोन ही तो आ रहा है, सिर्फ सी एस ए, नीचे से उसका कोई भाग नहीं है वहां पर, है ना। तो यहाँ पर सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर होगा, ठीक है। तो क्या होंगी दोनों चीजें, सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर जो होता है बच्चों ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और सी एस ए ऑफ कोन जो होता है ये होता है पाई आर एल, है ना। तो अभी मेरे पास एक टास्क और बढ़ गया है कि मुझे अब स्लैंट हाइट भी निकालनी होगी, है ना। स्लैंट हाइट हम कैसे निकालते हैं बच्चों, एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, स्लैंट हाइट बराबर आर जो है वो कितना है हमारे पास 3.5, 3.5 का स्क्वायर प्लस एच जो है बच्चों ये है 12 का स्क्वायर, ठीक है। 3.5 का स्क्वायर जब आप लोग करोगे यानी कि 35 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25.3 इंटू 4 12, है ना, इसको बोलते हैं एकाधिकीर्ण मेथड, है ना। 8वीं क्लास में पढ़ाई जाती है एकाधिकीर्ण मेथड,
जिन भी नंबर के आखिरी में 5 होता है उसका स्क्वायर बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। आपको भी सिखा दूँ, हालाँकि आता होगा आप लोगों को। 35 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर कर लो 25 और इसके आगे क्या जोड़ दो? इसके आगे क्या जोड़ दो? 3 का अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3 का 4 से मल्टीप्लाई कर दो 1225। एक और बता दूँ क्या? जैसे 65 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो 7 6 जा 42, है ना? तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप लोग स्क्वायर वगैरह निकाल सकते हैं। तो 12.25 आया बच्चों हमारे पास, है ना? 12.25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, ठीक है? टोटल मिलाकर 144 प्लस 12 ये हो गया हमारे पास 156.25, है ना? 156.25। अब ये किसका स्क्वायर होता है? 156.25। तो देखो जरा ध्यान से, 156.25 15 का स्क्वायर होता है 225, ज़्यादा हो जाएगा। 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। ये होगा बच्चों 12.5 का स्क्वायर, है ना? आप लोग निकाल कर देख लेना, पर मैं श्योर हूँ ये 12.5 का ही स्क्वायर होगा, ठीक है? क्योंकि 125 का स्क्वायर ही इतना होता है 15625, 12.5 होगा। तो हमारे पास अब स्लैंट हाइट भी आ गई, निकाल कर रखते हैं इसको फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या था हमारे पास? 2 पाई आर प्लस पाई आर एल, पाई आर एल। मैंने इसमें से बच्चों पाई आर कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचेगा 2 प्लस एल। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है हमारे पास कितना 3.5, यहाँ पर 2 और स्लैंट हाइट की वैल्यू आई है 12.5। क्लियर है ये बात? अरे कह दो जल्दी से, इतनी बात क्लियर है यार? पर मैंने एक गड़बड़ कर दी है दया, ये 2 पाई आर स्क्वायर था, मैं सिर्फ 2 पाई आर लेकर ना, मैं सिर्फ पाई आर लेकर, ठीक। तो देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। मैंने इसमें से पाई आर कॉमन निकाला तो यहाँ बचेगा 2 आर प्लस एल। पाई की वैल्यू 22/5 इंटू आर, आर कितना है? आर कितना है? 3.5। आर कितना है? 3.5, 2 इंटू 3.5 प्लस एल, एल कितना है? 12.5, 12. तो बच्चों 5 से इसको कैंसिल करूं तो कितना आएगा? 0.7, 7 टू ज़ा 14, 7 टू ज़ा 14 और 1 15, तो ये हो जाएगा हमारे 15.4, है ना? मल्टीप्लाई करना है हमें 2 इंटू 3.5 यानी कि 7 12.5, ठीक है? 15.4 इंटू 19.5। क्लियर है क्या? जल्दी से बता। अरे यार मैं क्या ही गड़बड़ कर रहा हूँ आज, तो मेरा ना दिमाग खराब हो गया है। 22/7 होना चाहिए, ये तो मैं कहूँ कुछ गड़बड़ हो रही है। यहाँ पर 7 था, 22/7 इससे इसको कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल करेंगे हम, यहाँ पर बचेगा 3.5। 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो 0.5, तो 0.5 जब इससे मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर बचेगा बच्चों 11, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 11। और यहाँ पर भी 2 इंटू 3.5 7 प्लस 12.5 यानी कि 19.5, 11 5 ज़ा 55 कैरी 5, 11 9 ज़ा 99 और 5 104 कैरी 10, 11 1 ज़ा 11 और 10 21, तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर। चलिए देखें ज़रा जल्दी से और नोट करें, पॉज करें, पर आप लोगों से बनना चाहिए, ठीक है? चलिए तो बढ़ जाएं क्या अगले क्वेश्चन पर? बढ़ जाएं क्या अगले क्वेश्चन पर? A vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter and radius of its top, which is open,
is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim. When lead shots, each of it is a shape of radius sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel. 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shot dropped in the vessel. बच्चों ये प्रश्न मुझे बहुत पसंद है ना, मुझे बहुत पसंद है। क्यों है? चलिए देखते हैं। तो उन्होंने क्या कहा है इस क्वेश्चन में कि एक लीड शॉट है एक इन्वर्टेड कोन है उनके पास, उल्टा कोन है जिसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है। हम भी भर देते हैं ऊपर तक इसके अंदर पानी, पूरा पानी से ये भरा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से अब उन्होंने इसके अंदर कुछ लीड शॉट डाले जो कि स्फेरिकल शेप के थे, है ना। इसके अंदर उन्होंने कुछ लीड शॉट डाले जो कि स्फेरिकल शेप के थे, जिसके कारण इसका 1/4 पानी जो है वो बाहर आ गया, है ना। इसका 1/4 पानी जो है वो बाहर आ गया। तो हमें ये बताना है कि इन लीड शॉट की संख्या कितनी थी। चलिए देख लेते हैं जल्दी से, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये बच्चों। इसके डायमेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी जो हाइट है ये है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी जो रेडियस है, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर, विच इज ओपन अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर और रेडियस है 5 सेंटीमीटर। और इसके अंदर डाले गए लीड शॉट जो कि स्फेरिकल शेप के हैं, है ना, जो कि स्फेरिकल शेप के हैं, जिसकी रेडियस जो है, की रेडियस जो है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा साइंस भी लगेगा। उन्होंने कहा है कि इसके अंदर कुछ लीड शॉट डाले गए, है ना। कुछ लीड शॉट की संख्या कुछ भी हो सकती है, तो हम उसको मान लेंगे कि उसकी संख्या x है। अब इसके अंदर जितना उसको डाला गया तो इसका 1/4 पानी बाहर आ गया। अब साइंस ये कहता है कि उन लीड शॉट ने जितनी स्पेस जाकर ऑक्यूपाई करी होगी उतना ही पानी बाहर फेंका होगा, है ना। यानी कि बाहर गए पानी का वॉल्यूम बराबर होगा उन पूरे लीड शॉट के वॉल्यूम के बराबर। और इसी कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम निकालते हैं कि उन लीड शॉट की संख्या कितनी होगी, ठीक है। ठीक है क्या? तो हमने सबसे पहला काम क्या करा, लेट द नंबर ऑफ लीड शॉट बी x, है ना। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ वाटर flows out, volume of water flows out is equals to volume of x lead shot। कितने लीड शॉट, x लीड शॉट, है ना। तो अब हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। जो पानी कोन से बाहर गया वो कितना था 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक चौथाई पानी उससे बाहर गया था ना, जितना पूरा कोन का वॉल्यूम था। और ये किसके बराबर था हमारे पास, एक्स लीड शॉट के वॉल्यूम के बराबर। और लीड शॉट स्फेरिकल शेप के थे और स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है। चलिए काटे पीटे क्या, काटे पीटे, ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये पाई से ये पाई कैंसिल, ठीक है। दोनों का रेडियस अलग अलग है, तो मुझे भी मेरा दायित्व ये बनता है कि इनको डिफरेंशिएट कर लिया जाए थोड़ा सा, है ना। आप लोग इसको नाम दे दीजिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच था, है ना। पाई आर स्क्वायर एच, हमने इस पाई से इस पाई को कैंसिल कर दिया था। कैपिटल आर लेना था ना, कैपिटल आर इंटू एच, ठीक, ठीक है क्या, ठीक है क्या। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बच गया बच्चों, यहाँ पर हमारे पास बच गया आर स्क्वायर इंटू एच अपॉन 4, और यहाँ पर x इंटू 4r क्यूब, 4 टू
आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब में आर क्यूब बच गया। ठीक है, अब इसका जो रेडियस था बच्चों ये था 5, ये मैंने लिख लिया 5 × 5, और इसकी हाइट जो थी वो कितनी, 8 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पर है x × 4 × 0.5 × 0.5 × 0.5 0.5। ठीक है, क्या मेरा बोर्ड क्लियरली दिखा पा रहा है ये? ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? कर लूँ क्या घुमाकर इसको थोड़ा सा इधर, कर लूँ क्या घुमाकर इसको थोड़ा सा इधर, हो रहा है? चलिए ठीक है, कोशिश कर लेता हूँ कि इधर से अब हम लोग थोड़ा सा इधर लिखेंगे। 4 से इसको कैंसिल किया तो यहाँ बचा 2, है ना? इन सब के नीचे से पॉइंट हटा लूँ तो यहाँ 10, यहाँ पर 10, और यहाँ से भी पॉइंट हटा लूँ तो 10 बचेगा। तो अब ये 2 5 से ये 2 5 आसानी से कैंसिल हो जाएंगे, है ना? 5 से इसको कैंसिल कर लूँ तो यहाँ 2 बचेगा, और 2 से इसको तो यहाँ 2 बचेगा, और इस 2 से बच्चों अब यहाँ रह गया केवल 10 × 10, तो यहाँ आकर 10 × 10 हो जाएगा, और बराबर x बराबर बचेगा 100 लीड शॉट, है ना? यानी कि उसके अंदर डाले गए लीड शॉट की संख्या कितनी थी, 100, है ना? उसके अंदर जो स्फेरिकल शेप के लीड शॉट डाले गए थे उनकी संख्या कितनी थी, 100। क्लियर है ये बात? पॉज करें, नोट करें, और कोशिश करें कि आपसे बने। बच्चों ये क्वेश्चन भी मेरे लिए हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है ना? इसको भी बहुत अच्छे से कीजिएगा। हालांकि मैंने यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी कोशिश करिए कि जो प्रायरली एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन्हीं को मैंने यहाँ पर लिया है। क्लियर ये बात सभी को? तो बढ़ जाऊं मैं फिर अगले क्वेश्चन पर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? A pen stand made up of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pens. The dimensions of the cuboid are 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter. The radius of each of the depression is 0.5 centimeter and the depth is 1.4 centimeter. Find the volume of the wood in the entire stand. चलिए देखिए जरा, एक पेन का स्टैंड है जो कि इस शेप का है ना? जो कि का है, ये है पेन स्टैंड, और इस पेन स्टैंड के अंदर ऐसे पेन रखने के डिस्पर्शंस हैं, कितने हैं? 4 हैं, के अंदर फंसाए जाते हैं पेन। ठीक है, ठीक है क्या? और इसके डायमेंशंस की बात कर लें तो ये है 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 15 बाय 10 बाय 3.5, और इसके अंदर जो कोनिकल डिस्पर्जन है उसके बारे में बोला गया है कि उसकी रेडियस, है ना? कोनिकल डिस्पर्जन यानी कि मैं यहाँ पर बना लेता हूँ ऐसे, इसके बारे में बोला गया है। तो इसकी रेडियस है बच्चों 0.5, और इसकी जो हाइट है ये कितनी है, 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो निकालते हैं इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ एंटायर स्टैंड, वॉल्यूम ऑफ एंटायर स्टैंड। अब बच्चों यहाँ पर एक बात समझने वाली ये है कि जब इस क्यूबॉइड के अंदर ये 4 डिस्पर्शन बनाए गए तो इसका वॉल्यूम इसमें ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, जब इसके अंदर डुच्चे मार के ऐसे 4 स्टैंड बनाए गए तो उसने उसका वॉल्यूम जो है वो कम कर दिया, है ना? आप लोगों ने कभी मस्ती मजाक में किसी की स्टील की बॉटल को ऐसे नीचे से अंदर घुसेड़ दिया था, वो उसके अंदर कम पानी आएगा ना? तो इसके अंदर भी यही होगा, जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम है इसमें से इन 4 कोन का जो वॉल्यूम है इसको माइनस करना है ना? तब कहीं जाकर इसका वॉल्यूम निकल कर आएगा बच्चों। तो हमने यहाँ पर क्या करें, हम वॉल्यूम ऑफ एंटायर पेन स्टैंड निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से सब्ट्रैक्ट करना है 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमें 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कितना था हमारे पास, 10 इंटू
15 इंटू 3.5, ठीक है, -4 इंटू 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इसका कितना था 0.5, 0.5 इंटू 0.5 इंटू एच। एच कितना है हमारे पास, हाइट कितनी थी बच्चों, हाइट कितनी थी, इसकी जो हाइट थी वो 1.4, 1.4। A medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its end. The length of the entire capsule is 14 millimeter and the end of the capsule is 5 millimeter. ना, find its surface area. तो बच्चों एक कैप्सूल है जो कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से, जिसकी एंटायर लेंथ कितनी है 5 मिलीमीटर। ये जो एंटायर लेंथ है ये 5 मिलीमीटर है, ठीक है, और द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर।
14 मिलीमीटर, ठीक। और डायामीटर है 5 मिलीमीटर, यानी कि रेडियस होगी 2.5, ये भी 2.5। तो बच्चों ये हो गया हमारे पास 2.5, ये हो गया हमारे पास 2.5, बीच में कितना रह गया? बीच में हमारे पास बचा 14 में से आप 5 माइनस कर दें, ये बचेगा 9 मिली, ठीक है। ये आ गया हमारे पास कैप्सूल का डायमेंशन। फाइंड द सरफेस एरिया, हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो बच्चों सरफेस एरिया ऑफ एंटायर कैप्सूल, ऑफ एंटायर कैप्सूल इज इक्वल्स टू, क्या आ जाएगा हमारे पास? CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ 2 स्फीयर, है ना, CSA ऑफ 2 हेमिस्फीयर। या एक चीज हम ये भी तो कर सकते हैं कि 2 हेमिस्फीयर है तो जोड़कर क्या बनेगा? एक स्फीयर बनेगा। तो कर दें क्या इसको हम लोग CSA ऑफ स्फीयर, चल जाएगा ऐसा, है ना। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, ये मैंने स्फीयर क्यों करा, एक हेमिस्फीयर इधर है, एक हेमिस्फीयर इधर है, दोनों का CSA मिलाकर क्या बन जाएगा हमारे पास? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर भी आप लिख दें तो भी काफी है ना, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो CSA ऑफ सिलेंडर जो होता है बच्चों, ये होता है 2πRH प्लस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr²। हमने पूरे में से 2πr कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचा h प्लस 2r, ठीक। तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस जो है वो कितनी है? डायमीटर 5 है ना, तो रेडियस हो जाएगी हमारे पास 5/2। हाइट कितनी है? 9 प्लस 2 इंटू 2.5, ठीक। तो बच्चों ये 2 से ये 2 कैंसिल, है ना, यहाँ पर बचा हमारे पास 22/7 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2.5, 5, 9 प्लस 5 14, इससे इसको कैंसिल कर लें तो आएगा 2। तो बच्चों यहाँ पर बचा 2 इंटू 10 यानी 22 इंटू 10, यानी कि ये आ जाएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर है ना। हमें इसका सरफेस एरिया निकालना था तो हमने इसका सरफेस एरिया भी निकाल दिया है, ठीक है। क्लियर है ये बात सभी को? क्लियर है ये बात सभी को? तो देखें क्या अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए जरा जल्दी से। A cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. ठीक है, देखिए जरा, एक क्यूबिकल ब्लॉक है हमारे पास इस तरीके से, इस तरीके से, और इसके ऊपर सरमाउंटेड एक हेमिस्फीयर, है ना, इसके ऊपर रखा गया है एक हेमिस्फीयर। रख दें क्या हम भी? रख दें क्या हम भी? हमने रख दिया एक हेमिस्फीयर। तो उन्होंने हमसे पूछा है कि इसकी ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकती है। ग्रेटेस्ट डायमीटर वही होगी जितनी साइड है, और इसकी साइड बराबर हमें क्या बोला गया है? ए बराबर कितना है? 7। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कैन हैव, ग्रेटेस्ट पॉसिबल डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा? इज इक्वल्स टू साइड ऑफ क्यूब, है ना, के बराबर होगा साइड ऑफ क्यूब के बराबर। अरे भैया क्यों होगा, देख लो ना, ये जो डायमीटर है वो इसके बराबर ही तो होगी। पॉसिबल अगर ग्रेटेस्ट की बात करें तो साइड ऑफ क्यूब के बराबर होगी, मीन्स ये किसके बराबर होगी? 7 सेंटीमीटर। अब वो हमसे कह रहे हैं कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, ये इंटरेस्टिंग होगा। तो जब हम इसका सरफेस एरिया निकालें बच्चों,
सरफेस एरिया जब हम लोग निकालें इसका, तो इसकी सरफेस एरिया में क्या है, 5 फेजेस क्यूब की हैं, तो वो तो एज इट इज रहेंगी, है ना, उस पर तो कोई असर पड़ेगा नहीं। और 5 फेजेस का एरिया यानी कि 5r स्क्वायर 5a स्क्वायर। अब लोचा है ऊपर की सरफेस पर, है ना, और ये तो सीधा सीधा दिख ही रहा है हमें, ये जो हेमिस्फीयर है इसका तो हमें कर्व्ड पार्ट निकालना ही पड़ेगा, यानी कि सी एस ए ऑफ मैं इसको लिख दूं क्या, सरफेस एरिया ऑफ एंटायर सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ एंटायर सॉलिड, ना पूरी बात लिख देना चाहिए, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस इसके अंदर क्या होगा। और अब देखो जरा मजे की बात, जब आप इसका टॉप सरफेस देखोगे बच्चों, ऐसा कुछ दिखाई देगा ये आपको ऊपर से, है ना, ये आपको ऊपर से कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऐसा कुछ दिखाई देगा। तो हमें ये वाला पोर्शन कवर करना है इसमें, हमें इसका ये वाला पोर्शन कवर करना है, ये जो मैं शेडेड कर रहा हूँ। और इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्क्वायर में से एक सर्कल माइनस करना पड़ेगा, है ना, हमें एक स्क्वायर में से क्या माइनस करना पड़ेगा, सर्कल माइनस करना पड़ेगा, यानी कि प्लस हमें करना होगा ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, है ना। अब मैं अगर इस पूरी कहानी को मैं लिखूं, मैं इस पूरी कहानी को लिखूं तो मेरे पास क्या क्या है, 5a² प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस a² माइनस पाई आर स्क्वायर, तो 5a² प्लस a² कितना हो जाएगा, 6a², 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बचेगा बच्चों पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो a जो था मेरे पास वो कितना है, 6 × 7 का स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है हमारे पास बच्चों, 7 का आधा, यानी कि 7/2 इंटू 7/2, तो ये 7 से ये 7 कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पर कितना बचा हमारे पास, 6 2 49 प्लस 22 × 7/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 9 × 4 कैरी 5, 6 4 24 और 5 29 प्लस को मल्टीप्लाई करोगे तो 154/7। आप चाहो तो ओवरऑल भी इसका एलसीएम ले लो, 7 4 28 कैरी 2, 7 9 63 और 2 65 कैरी 6, 7 2 14 और 6 2058 प्लस 154/7, है ना। आप चाहो तो इसको जोड़ भी लो, 8 4 12 कैरी 1, 5 5 10 और 1 11 कैरी 1, ये कितना हो जाएगा 2 और 2 2 2 1 2, है ना, सही लिख रहा हूँ मैं, 8 4 12/7, ये इसका आंसर है। क्लियर, क्लियर है ये बात। पर पता नहीं क्यों मेरे को मल्टीप्लीकेशन तो गलत लग रहा है यार, 6 9 54 कैरी 5, 6 4 24 और 5 20, 22 इंटू 7/4, ये तो 154 ही आएगा, 4 था यार बच्चों। तो मैं कहूँ पता नहीं क्यों मेरा सिक्स सेंस बोल देता है कि आप कुछ गलती कर रहे हो, ना जाने क्यों मेरा सिक्स सेंस कह देता है कि आप कुछ गलती कर रहे हो। दरअसल सच बात बोलूँ ना, ये क्वेश्चन करते करते ना मुझे अब आभास हो जाता है, यहाँ 4 था बच्चों, है ना, बात के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये 2 ये 9 ये एलसीएम अगर हम ले लें, यहाँ पर 4 आएगा बच्चों, 4 4 60 कैरी 1, 4 9 30 और 137 कैरी 1 कैरी 3, 4 2 8 और 3 11 117 154, और अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो 6 4 10 कैरी 7 5 12 और 1 13 कैरी 1 133/4, अब सही है, अब सही है, ठीक है। तो ये था हमारा
ये क्वेश्चन और शायद आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। यस सर। यहाँ पर हमारा समाप्त होता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। उम्मीद करूँ कि पूरा चैप्टर आप लोगों को ठीक-ठीक तरीके से समझ में आया होगा, है ना? और अगर सच में ऐसा है तो प्लीज़ मेरे मोटिवेशन के लिए इसको लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आप लोगों तक पहुँच सके और हमारा परिवार आगे बढ़ता रहे। इसी तरीके से मिल-जुल कर पढ़ते रहें, ना केवल 10th क्लास में वरन जल्दी ही हम लोग 11th क्लास के कॉन्सेप्ट पर भी आने वाले हैं। वहाँ पर भी आप लोग मेरे परिवार का हिस्सा होंगे। टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।